हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो प्राचीन भारत की श्रृंखला शुरू हुई है कुछ समय से और उसमें आज एक बहुत रोचक टॉपिक जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, हालांकि परीक्षा के लिए तो सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हड़प्पा की सभ्यता से थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हमने कहा एक रोचक टॉपिक है वैदिक काल। आज इस वैदिक काल की शुरुआत करते हैं और हम आशा करते हैं कि ठीक से आपने वीडियो को देखा तो निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अब वैदिक काल की। तो वैदिक काल में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको वैदिक काल क्यों कहा गया। ठीक है ना, वैदिक काल इसलिए कहा गया कि इस काल के इतिहास को वैदिक ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर लिखा गया, इसी कारण इसका नामकरण वैदिक काल कर दिया गया। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं नाम पर कि इसका नाम वैदिक काल क्यों किया गया। तो इसमें हमने बताया कि इस काल के इतिहास के विषय में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वैदिक ग्रंथ हैं और इसीलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। हमने पहले ही कहा है रोचक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे सभी परीक्षाओं में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। सभी स्टेट सर्विसेज में ये समान रूप से और यूपीएससी में समान रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। तो नाम को देखें कि क्यों इसका नामकरण वैदिक काल किया गया। इस काल को दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक को कहते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इस काल का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक को हमने कहा ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चूंकि प्रारंभ में सिर्फ एक वैदिक ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध थे, सिर्फ एक वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद, और ऋग्वेद के आधार पर इस काल के प्रारंभिक इतिहास को लिखा गया, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया। लेकिन एक अवस्था हमें देखने को मिलता है कि जिसके बाद हमारे पास कई अन्य वैदिक ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं। तो कई अन्य वैदिक ग्रंथ जब उपलब्ध हो गए तो उसके बाद इस काल का नाम चेंज हो जाता है और उसके बाद से उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो हमने कहा कि प्रारंभ में सिर्फ एक वैदिक ग्रंथ उपलब्ध थे, उसके आधार पर इतिहास को लिखा गया, इसलिए इस काल के प्रारंभिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। लेकिन उसके बाद कई अन्य वैदिक ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए बाद के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसके काल निर्धारण पर। यहां पर हमने इसकी चर्चा किया, वर्गीकरण की बात कर दिया। अब जरा से देखिए काल का निर्धारण, अर्थात ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कि काल का निर्धारण कैसे हुआ। ऋग्वैदिक काल का काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का काल है और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक का काल है। तो यहां पर हमने ये कहा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों का जो काल निर्धारण हुआ है, तो काल निर्धारण के पीछे आधार क्या है। ये दोनों का काल निर्धारण हुआ है, उसके पीछे आधार क्या है। अब देखिए, आधार जो है उसको अब हम आपको बता रहे हैं क्या है आधार। ये ऐसे करके समझिए। एक पहला
कि इसके पीछे जो आधार हमने कहा है कि ऋग्वैदिक काल का काल हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमने रखा है ऋग्वैदिक काल का काल। तो क्यों इसको 1500 अपर सीमा इसकी 1500 माना गया और निम्नतम सीमा 1000 माना गया? क्या आधार है हमारे पास काल के निर्धारण का? तो यहां पर काल निर्धारण का जो आधार है हमारे पास, उस आधार की अगर बात करें, नंबर 1 कि कस्सी एवं मितन्नी का अभिलेख, कस्सी और मितन्नी का अभिलेख, ठीक है। अब देखिए कि काल का जो निर्धारण हुआ है वो कस्सी और मितन्नी अभिलेख एक आता है, ठीक है। ये कस्सी और मितन्नी अभिलेख मध्य एशियाई, मतलब वहां पे जो है देश है, वहां पर ये कस्सी और मितन्नी के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। अब देखिए कस्सी और मितन्नी का अभिलेख, कस्सी अभिलेख जो है वो कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है और मितन्नी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। तो कस्सी और मितन्नी दोनों अभिलेखों में आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है और चूंकि वैदिक काल के प्रवर्तक आर्य थे तो यह माना गया कि जो आर्य मध्य एशिया से चल करके, ठीक है, पश्चिमी एशिया से होते हुए और भारत में प्रवेश किए थे, वही आर्य वहां पर भी थे। तो चूंकि इसका कस्सी का अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है, मितन्नी का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, तो इतिहासकारों ने ऋग्वैदिक काल का अपर सीमा दोनों के बीच में 1500 मान लिया। बात समझ में आ गई कि इसकी ऊपरी सीमा 1500 क्यों रखा गया। दूसरा हम देखते हैं कि मध्य एशिया में एक अभिलेख मिला, सेकेंड यहां पर बोगज कोई का अभिलेख, बोगज कोई का अभिलेख यह है 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई का अभिलेख। और इस बोगज कोई के अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन देवताओं के नाम का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में किया गया है और इन्हीं देवताओं के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। तो यह माना गया कि इसी का समकालीन यहां पर ऋग्वैदिक काल है और यहीं से शुरुआत हुआ होगा। तो इसका मतलब इस अभिलेख को भी अगर आधार मानते हैं तो इसको अब आधार माने, कस्सी और मितन्नी अभिलेख को आधार माना इतिहासकारों ने, तो कहा कि निश्चित रूप से ऋग्वैदिक काल की ऊपरी सीमा जो है 1500 के आसपास में रहा होगा, ठीक है। एक बात ये देखिए, अब देखिए कि अब इसकी अंतिम सीमा 1000 क्यों माना गया और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत 1000 से क्यों हुई। काल निर्धारण में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि इसका आधार क्या है, कि क्यों हमने 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इसके काल को माना। तो इसका आधार, पहली बात तो यह है, ठीक है, कि दोनों के में एक बात है कि इसमें जो एक हम देखते हैं कि इस समय, ठीक है, इस समय हमें अब स्थिर जीवन के विषय में जानकारी हमें मिलने लगती है। जीवन पद्धति मतलब एक तो अभिलेखीय प्रमाण हो गया और दूसरा है प्रमाण जीवन पद्धति को लेकर के। मतलब क्या है कि प्रारंभ में लोगों का जीवन अस्थिर था, लेकिन यह देखा गया कि 1000 बीसी तक आते आते लोगों का जीवन स्थिर हो गया है। अर्थात 1000 बीसी में सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलने लगे, चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलने लगे। और यह जो चित्रित धूसर मृदभांड है, हम कहते हैं कि यह मृदभांड स्थिर जीवन को दर्शाता है। व्यक्ति यहां पर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। जब व्यक्ति घुमक्कर जीवन जीता है, जब व्यक्ति अस्थिर जीवन जीता है, तो उसमें पशुपालन संभव है
उसमें पशुपालन के साथ साथ हम कह सकते हैं घुमक्कर जीवन में कुछ हम और भी काम कर सकते हैं, लेकिन कृषि का कार्य कर सकते हैं, स्थिर जीवन की बात कर सकते हैं, तो ये सब संभव नहीं है। तो घुमक्कर जीवन में पशुपालन तो संभव है, लेकिन घुमक्कर जीवन में कृषि कार्य करना या निर्माण कार्य करना संभव नहीं है। तो चूंकि यहां पर पहली बार भारत में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले और यह मृदभांड मान 1000 BC का है और कहा गया है कि यह मृदभांड स्थिर जीवन को दर्शाता है, अर्थात यहां से लोगों का जीवन स्थिर हो जाता है। यद्यपि यहां से अन्य वैदिक ग्रंथों के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले लोगों का जीवन अस्थिर था और ये यहां पर मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड का साक्ष्य मिला 1000 ईसा पूर्व में और माना गया कि यहां से लोगों का जीवन स्थिर हो गया। इसीलिए उत्तर वैदिक काल की ऊपरी सीमा 1000 ईसा पूर्व में माना गया। ठीक है, इसके बाद 600 ईसा पूर्व तक आते आते क्या होता है कि लोहे का आविष्कार हो जाता है और लोहे के बाद इतिहास की जो है वो इतिहास बदल जाता है और अब धीरे धीरे जो है ये उत्तर वैदिक काल के बाद क्या होता है, महाजनपद काल की शुरुआत हो जाती है। तो यहां पर आपने देखा कि 3 सब टॉपिक को अभी हमने चर्चा किया कि इसको सबसे पहले वैदिक काल क्यों कहा गया, दूसरी बात वैदिक काल का वर्गीकरण 2 भागों में क्यों किया गया और वर्गीकरण जो किया गया तो उसका काल 1500 से 1000 और 1000 से 600 BC तक क्यों रखा गया, मतलब काल निर्धारण का आधार क्या था, इसको आपने देखा अच्छी तरीके से। अब देखिए वैदिक काल के प्रवर्तक कौन थे, वैदिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसको जरा सा देखिए कि वैदिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इसको जब हम लेते हैं तो इसके लिए हम कहते हैं कि वैदिक काल का प्रवर्तक जो है, वैदिक काल के प्रवर्तक आर्य को माना गया है कि वैदिक काल के प्रवर्तक आर्य थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सभ्य, कुलीन, जिसको अंग्रेजी में एलिट क्लास बोलते हैं। तो आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, सभ्य, कुलीन। तो अब यह प्रश्न होता है कि आर्य को हमने श्रेष्ठ, सभ्य, कुलीन क्यों, किस आधार पर कहा, इसके पीछे क्या आधार है, किस आधार पर आर्य को हमने श्रेष्ठ कहा। तो हम इसके पीछे कुछ आधार को लेते हैं। आधार नंबर 1 कि आर्यों की जो भाषा थी यहां की भाषा से अलग थी। ठीक है, आर्य की भाषा थी यहां की भाषा से अलग थी, अर्थात आर्य जो थे वो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, जिसको भारोपीय कहते हैं। ठीक है, तो जो क्लिष्ट संस्कृत का क्लिष्टतम रूप था। तो आर्य को हमने कहा कि वो सभ्य, श्रेष्ठ, कुलीन इसलिए थे कि उनकी भाषा हमसे यहां के लोगों से अलग थी। दूसरी बात, आर्य को श्रेष्ठ कहने का दूसरा जो आधार है कि वो ये कि आर्य जो थे उनकी जो स्वरूप है, मतलब कि जो शारीरिक बनावट है, ढांचा, स्ट्रक्चर है, वो यहां के लोगों से अलग था। जैसे आर्य गोरे होते थे, लंबे होते थे, छरहरे बदन के होते थे, उनकी नाक लंबी होती थी। तो जो वर्तमान में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया या भारतीय संदर्भ में हम कहें कि हरियाणा और पंजाब के लोगों की जो फिजियोलॉजी है, जो उसका स्वरूप है, ठीक है, वह आर्यों से मिलता जुलता है। इसका मतलब यह कि आर्य, हमने कहा कि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति का जो प्रवर्तक है, जो फाउंडर है, वो आर्य है। और आर्य को सर्वश्रेष्ठ कुलीन कहने के पीछे आधार क्या था, इसको हमने आपको बताया। अब देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था। यद्यपि मूल निवास स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दिए हैं आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के, लेकिन
हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो आपको ये देखना है कि सर्वमान्य मत क्या है, क्या कौन से मत पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं। तो इस सर्वमान्य मत माना जाता है मैक्स मूलर का कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो कहां था, मध्य एशिया में था। ये मैक्स मूलर का मत है। और आर्य वहीं से अपने मूल निवास स्थान से आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई। ठीक है ना। तो जब भारत की ओर आई तो अब ये भारत में आर्य सभ्यता का आरंभ और विकास कैसे होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां से मूल निवास स्थान से अब इसको हम मिटाते हैं और एक एक करके फिर अब यहां से शुरू करते हैं। आर्य संस्कृति का आरंभ एवं विकास। अब देखिए इसमें क्या है। आर्य भारत में आए तो सबसे पहले वे सप्त सैंधव के क्षेत्र में अपना निवास स्थल बनाए। सप्त सैंधव का मतलब होता है सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों का क्षेत्र। ठीक है। सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाले 7 नदियों के क्षेत्र, जिसमें आप देखते हैं सिंधु है, सरस्वती है, विपाशा है, उसके बाद हम शतुद्री है, उसके बाद चेनाब है, रावी। तो तमाम जो 7 नदियां हैं, जिसको हम कहें कि ये 7 नदियों का जो क्षेत्र है, सिंधु से लेकर के सरस्वती होते हुए हमने जो 7 नदी की बात किया है कि ये सप्त सैंधव का क्षेत्र था। तो यहां पर हम देखते हैं कि आर्य जो सबसे पहले ये 7 नदियां जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहने वाली 7 नदियां हैं। भारतीय जो भारत का जो पंजाब का क्षेत्र है और पाकिस्तान का क्षेत्र और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इसमें बहने वाली ये 7 नदियों का क्षेत्र है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पहला इन्होंने जो आर्य भारत में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद सप्त सैंधव के क्षेत्र में अपना पहला निवास स्थल बनाया। सप्त सैंधव का मतलब हमने बता दिया है सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों का क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद आर्य यहां से आगे बढ़कर के अपना अगला पड़ाव ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में बनाया। अगला निवास स्थल सप्त सैंधव से आगे बढ़कर ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में बनाया। इसका मतलब यह हो गया कि कुरुक्षेत्र एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मावर्त का क्षेत्र कहा जाता है। ये ब्रह्मावर्त का क्षेत्र हो गया। आर्य जब आए यहां से, आप देखिए कि यहां से प्रवेश किया तो यहां पर ये कुरु ब्रह्मावर्त का क्षेत्र है, मतलब कुरुक्षेत्र एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। तो आर्य ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले सप्त सैंधव के क्षेत्र में प्रवेश करके अपना निवास स्थल सप्त सैंधव के क्षेत्र पर बनाया, मतलब भारतीय क्षेत्र में, भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद सप्त सैंधव में अपना निवास स्थल बनाया और उसके बाद थोड़ा सा अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का विकास किया। तो ये आरंभ और विकास हो जाता है। अब देखिए सप्त सैंधव से लेकर के और ब्रह्मावर्त तक के क्षेत्र में आर्यों का निवास स्थल है। अब आर्य जो यहां पर आए थे, ठीक है, तो ये इस क्षेत्र में निवास किए। अब देखिए धीरे धीरे अब इनके इतिहास को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी अब निवास किए, तो अब इसकी थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति भी देख लीजिए। राजनीतिक स्थिति देखिए। अब आर्य जब वहां पर आए हैं तो आर्य किस रूप में आए? आर्य कबीले के रूप में आए। आर्य वहां पर कैसे आए? कबीले के रूप में आए, जिसको कि ऋग्वेद में जन कहा गया है। और जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 टाइम्स 275 बार हुआ है। तो आर्य भारत में कबीले के रूप में आए, जिसको ऋग्वेद में जन कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद में पंचजन का उल्लेख हुआ है। 5 जन के रूप में आर्य भारत में आए थे। ये पंचजन कौन कौन है? अनु, यदु, तुर्वसु, पुरु और
द्रह्यु, ये पंचजन्य है। आर्य भारत में कबीले के रूप में आए, जिसको ऋग्वेद में जन कहा गया है, और ये आर्य पांच जन के रूप में आए थे, जिसको पंचजन्य कहा गया। 5 जन थे, 5 कबीले के रूप में थे। इसके साथ साथ, पंचजन्य के साथ साथ 3 शासक वंश भी आए थे। आर्यों के 3 शासक वंश भी आए थे, भरत, कृवि और तृत्सु, ये 3 शासक वंश भी आए थे आर्यों के। तो पंचजन्य के साथ साथ 3 शासक वंश आए, और आर्यों को भारत में आने के बाद हम देखते हैं, हम बात करते हैं कि संघर्ष का सामना करना पड़ा। क्योंकि पहले से ही भारत में जो अनार्य जिसको हम बोलते हैं वो लोग थे। अब आर्य वहां से एक तो पंचजन 5 कबीले के रूप में आए थे, इसके साथ साथ 3 शासक वंश के रूप में आए थे। अब ये धीरे धीरे सप्तसैंथा और ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में अपने को राजनीतिक रूप से शक्तिशाली करना चाह रहे हैं कि वहां उस क्षेत्र में रह करके अपनी सत्ता स्थापित करें। तो जाहिर सी बात है कि जब सत्ता स्थापित करने की बात होगी तो उसमें संघर्ष की शुरुआत होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि आर्य जो भारत में आए थे, ठीक है, भारत में आए थे आर्य, तो आर्यों को भारत में संघर्ष का सामना करना पड़ा, संघर्ष का सामना करना पड़ा। ये संघर्ष 2 प्रकार के थे, ठीक है, संघर्ष 2 प्रकार के थे। एक भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए, और दूसरा वर्चस्व के लिए। तो सत्ता स्थापित करने के लिए जो संघर्ष हुआ वो आर्य एवं अनार्य के बीच में हुआ। मतलब आर्य और जो यहां के लोग थे, जो भारत के, जो जिसको अनार्य कहा गया, यहां के लोगों के बीच में हुआ था। तो चूंकि आर्य जो थे श्रेष्ठ थे, आर्य भारत में जो सफल हुए, इसके पीछे जो मूल कारण है आपको ये समझ लेना होगा कि आर्य भारत में सफल हुए, इसके पीछे मूल कारण है कि ये कवच का प्रयोग करते थे, ये अश्व घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करते थे, ठीक है। तो ये सब आर्यों की सफलता के कारण थे। तो कहने का मतलब है कि आर्य के पास कुछ नवीन तकनीकी युद्ध करने की थी, नवीन चीजें थी अपनी सुरक्षा के लिए, इस कारण आर्य को भारत में सफलता मिली। तो ये आर्य सत्ता स्थापित करने के लिए तो यहां के लोगों के साथ संघर्ष हुआ। लेकिन आपने अभी देखा कि आर्य कबीले के रूप में आए थे, तो पंचजन्य के साथ साथ 3 शासक वंश भी थे। अब समस्या यह है कि जो पंचजन्य थे वो भी अपने आप को यहां पर स्थापित करना चाह रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि सत्ता स्थापित करें, और जो शासक वंश के लोग थे वो भी चाह रहे थे कि हम यहां पर, चूंकि मध्य एशिया में वो शासन किए हुए थे, सत्ता की भूख उन्हें थी, शासन करने की आदत थी, तो अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, अब यहां पर हम सत्ता स्थापित करेंगे भारत में। तो इसके लिए यहां पर जो युद्ध होता है वर्चस्व स्थापित करने के लिए, उसको इतिहास में दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, अर्थात 10 राजाओं के बीच का युद्ध। इसमें क्या है कि 10 राजाओं के बीच का युद्ध मतलब क्या है कि एक ओर इस यो युद्ध हुआ, ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये ध्यान रखिए। ये युद्ध होता है, ये हमने अभी कहा पंचजन्य के साथ साथ 3 शासक वंश के लोग आए थे। तो शासक वंश एवं आपने देखा 10 राजाओं के संघ, 10 राजाओं के संघ में ये एक पंचजन थे, 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। मतलब क्या था कि ये जो 5 आर्य थे, पंचजन थे, उन्होंने क्या किया
कि इन शासक वंश से मौका, चूंकि पता था कि शासक वंश के लोग शक्तिशाली हैं, युद्ध करने की कला इनके पास में है, तो उन्होंने कि पंचजन के लोगों ने क्या किया कि भारत के लोगों से सहायता, जो अनार्य थे उनसे सहायता मांगी और उनके साथ 5 अनार्य मिलकर के युद्ध लड़े। 5 अनार्य मिलकर के युद्ध लड़े। अब देखिए कि यह जो दशराग युद्ध है, जो हमने चर्चा यहां पर किया, दशराग युद्ध, आप देखिए वहां से हम यहां पर बता रहे हैं कि यह युद्ध जो होता है वह युद्ध होता है आर्यों के शासक वंश और 10 राजाओं के संघ के मध्य युद्ध होता है। इस 10 राजाओं के संघ में 5 आर्य प्लस 5 अनार्य हैं। शासक वंश का नेतृत्व भरत कुल कर रहा है और भरत कुल का शासक इस समय कौन है? सुदास। और 10 राजाओं के 5 आर्य और 5 अनार्य, इसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा है? तो पुरु कर रहा है। आपने देखा कि पंचजन में एक पुरु है, तो 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु कर रहा था। ठीक है, इनका भरत कुल अर्थात सुदास का समर्थन गुरु वशिष्ठ ने किया था और पुरु का समर्थन अर्थात 10 राजाओं के संघ का समर्थन गुरु विश्वामित्र ने किया था। दोनों के बीच जो युद्ध हुआ वह परुषणी नदी के तट पर हुआ, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। सप्त संधों का 7 नदियों में एक ये भी रावी नदी भी आता है। तो यह जो दशराग युद्ध हुआ था परुषणी नदी अर्थात जिसको वर्तमान का रावी नदी कहते हैं, इस तट पर हुआ था। इस युद्ध में भरत कुल का शासक सुदास विजयी रहा। ठीक है, भरत कुल का शासक सुदास विजयी रहा और 10 राजाओं के संघ की पराजय हुई। और कहा जाता है कि इसी भरत कुल के नाम पर हमारे देश का नामकरण भारतवर्ष किया गया। एक ये भी मत है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि दशराग युद्ध की बात हमने किया कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, इस 10 राजाओं के युद्ध में हमने देखा, ये बताया आपसे कि भरत कुल का शासक सुदास विजयी रहा। अब देखिए क्या होता है। इस युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद क्या परिवर्तन होता है? भरत और पुरु में मैत्री संबंध स्थापित हो जाती है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाती है और दोनों ने मिलकर के एक नवीन राजवंश की शुरुआत की जिसे कुरु वंश के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा यहां पर कि दोनों के बीच मैत्री हो गया और मैत्री के बाद एक नवीन वंश की शुरुआत हुई जिसे कुरु वंश के नाम से जाना गया। तो ये आपने देखा, हम अभी कुछ इसकी बेसिक बातों को बताए थे कि कैसे हम वैदिक काल को स्टार्ट करेंगे और कैसे आगे लेकर के हम बढ़ेंगे। एक के बाद एक एक चीज को हम यहां पर एक्सप्लेन करते गए कि कैसे वैदिक काल की वैदिक का नामकरण क्या था, क्यों इसको वैदिक काल क्यों कहा गया, इसका वर्गीकरण 2 भागों में होता है, तो वर्गीकरण का आधार क्या था, काल का निर्धारण जो हुआ है तो उसके पीछे आधार क्या था। लॉजिकल ढंग से टॉपिक को समझने की कोशिश करना है, इसलिए कि परीक्षा में फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, आपको आएंगे और दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने बताया कि आर्य का मूल निवास, आर्य का प्रवर्तक, वैदिक काल के प्रवर्तक कौन थे, आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था और भारत में आर्य संस्कृति कैसे आरंभ और विकास होता है, कहां से होता है, उसको हमने बताया। उसके बाद हमने कहा इनकी राजनीतिक स्थिति में कि आर्य जो भारत में आए थे वो किस रूप में आए थे, कबीले के रूप में आए थे और उस कबीले को ऋग्वेद में जन कहा गया है और जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है ये हम बता दिए हैं। आर्य जो आए थे पंचजन के रूप में आए थे और उसके साथ साथ 3 शासक वंश के लोग भी थे
दोनों में यहां पर सत्ता स्थापित करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई होती है, जिसे इतिहास में दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में भरत कुल के शासक सुदास का विजय होता है। युद्ध के बाद भरत कुल और पुरु में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं और दोनों मिलकर के एक नवीन वंश की शुरुआत करते हैं, जिसे हम कुरु वंश के नाम से जानते हैं। तो ये एक लेवल तक हम आपको ऋग्वैदिक काल के मतलब वैदिक काल की शुरुआत हुई और वैदिक काल के प्रारंभ की हम बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में अब राजनीतिक स्थिति की चर्चा की है। इसका मतलब यहां से अब हम ऋग्वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहां से ऋग्वैदिक काल की हमने जैसे पहले बताया था ना कि किसी भी काल के इतिहास को जानने में जब इतिहास के क्षेत्रों की बात करते हैं तो 4 क्षेत्र का अध्ययन करते हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसके पहले तक की जो बात हमने किया था आर्य संस्कृति का आरंभ और विकास, वो तो संपूर्ण वैदिक काल के विषय में बात की। लेकिन अब जो हम बात करके शुरुआत की हैं, जो टॉपिक शुरू किए हैं, वो ऋग्वैदिक काल के शुरू किए हैं कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पहला टॉपिक सब टॉपिक जो है वो इसके राजनीतिक स्थिति के विषय में बताया, जिसमें आपने एक चीज देखा, दशराग युद्ध, इसकी चर्चा की। अब ये टॉपिक ऋग्वैदिक काल का एक लेवल तक हम ले चल रहे हैं, यहां पर अभी हम समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद जो हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो फिर इसके ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की चर्चा करेंगे। तो आशा है कि टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा और टॉपिक को समझने के बाद आपको लग गया होगा कि आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए टॉपिक काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।